Good afternoon, student. Today we will understand about computer fundamental. So let's start and understand something about कंप्यूटर फंडामेंटल. सबसे पहले अगर स्टूडेंट देखें तो कंप्यूटर को की डेफिनेशन हम लोगों को आनी चाहिए. तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस विच एक्सेप्ट एंड स्टोर डेटा इनपुट, प्रोसेस द डेटा इनपुट एंड जनरेट्स द आउटपुट इन अ रिक्वायर्ड फॉर्मेट. देखो ये क्या करता है, जो कंप्यूटर आपका होता है वो आईपीओ सर्कल में वर्क करता है. आईपीओ सर्कल में वर्क करने का मतलब है, आई का मतलब इनपुट, पी का मतलब प्रोसेस एंड ओ का मतलब आउटपुट. यानी ये इनपुट लेता है रॉ फॉर्म में डेटा को, देन इसके बाद ये उस पर प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद में हमें आउटपुट दे देता है. ठीक है, तो ये इस तरह से कंप्यूटर परफॉर्म करता है. तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट रॉ डेटा, प्रोसेस द डेटा एंड गिव अस आउटपुट. ओके, कुछ फंक्शन भी होते हैं कंप्यूटर के. क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें वो करता है, तो वो समझना है हमें. तो सबसे पहले अगर देखें तो कंप्यूटर हाई स्पीड रखता है. क्या रखता है? हाई स्पीड. कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही फास्ट होती है. हम बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स के अंदर, नैनो सेकेंड्स के अंदर ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लेता है ये कंप्यूटर. ठीक है. दूसरी चीज़ है जो उसमें एक्यूरेसी होती है. एक्यूरेसी का मतलब क्या है स्टूडेंट? एक्यूरेसी का मतलब है कि ये बिना किसी गलती के वर्क करता है. ठीक है, जब तक कि इसमें कोई एरर ना आ जाए या कोई इसमें कह सकते हो वायरस अटैक ना कर दें, तब तक ये बहुत ही एक्यूरेट होके वर्क करता है, कोई भी गलतियाँ नहीं करता है. ये दूसरी इसकी एडवांटेज है, या कह सकते हो कि इसकी क्वालिटी है. ओके, थर्ड जो पॉइंट है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी है, कुछ चीज़ें हमें याद रहती हैं, कुछ चीज़ें नहीं रहती हैं. लेकिन अगर एक बार हमने कंप्यूटर की मेमोरी में कोई चीज़ें स्टोर कर दी, तो उसकी मेमोरी में वो चीज़ें ज़्यादा समय तक रहती हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स. तो ह्यूमन बींग्स आसानी से चीज़ें भूल जाता है, लेकिन वो कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, और वो डेटा को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रखता है. ठीक है, अगर जब कभी जैसे अगर हमारा सिस्टम करप्ट हो गया, ये कह सकते हो कि उसमें वायरस ने अटैक कर दिया, ठीक है, देन उस टाइम पे ज़रूर ऐसा हो सकता है कि अगर आपने डेटा उसमें जो भी स्टोर किया है और अच्छे तरीके से स्टोर नहीं किया, तो डेटा लॉस हो सकता है. अदरवाइज़ ये स्टोरेज कैपेसिटी को भी रखता है. इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी होती है, काफ़ी सारा डेटा इसके अंदर स्टोर करके रखा जा सकता है. ठीक है. इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस, अनलाइक ह्यूमन बींग्स, अ कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम द मोनोटोनी, टायर्डनेस और कंसंट्रेशन. जैसे ह्यूमन होता है, काफ़ी लंबे समय तक वर्क करता रहता है, तो वर्क करने की वजह से वो टायर्ड हो जाता है. जब टायर्ड हो जाएगा तो उसका कंसंट्रेशन नहीं लगेगा. ठीक है, वो ध्यान नहीं लगा पाएगा और वर्क अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा. लेकिन कंप्यूटर के साथ में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं. ये विदाउट टायर्डनेस के, बिना अपनी कंसंट्रेशन को खोए और लगातार वर्क कर सकता है. ठीक है, इट कैन वर्क कॉन्टीन्यूसली विदाउट द एरर और बॉर्डम. ठीक है, जैसे हम लोग हैं, एक वर्क करते हैं, करते रहते हैं, हमें बोरिंग फील होने लगता है, हम उसको बंद कर देते हैं. लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है. इसके अलावा इट कैन परफॉर्म द रिपीटेड टास्क विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी. ये कह रहा है कि जो टास्क इसको दिए जाते हैं वो लगातार सेम स्पीड और एक्यूरेसी, यानी बिना किसी गलती के परफॉर्म करता जाता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. इसके अलावा नेक्स्ट दिया गया इसमें वर्सेटिलिटी. तो इसके बारे में देखिए, इसमें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कंप्यूटर है एक बहुत ही वर्सेटाइल मशीन है. ठीक है, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल इन परफॉर्मिंग जॉब्स टू बी डन. तो ये किसी भी जॉब को या किसी भी कह सकते हो फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है. ठीक, एंड दिस मशीन कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेरियस फील्ड. इसके अलावा आप इस मशीन का यूज अलग अलग फील्ड्स की कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कर सकते हो. ठीक है, तो ये सारे उसके हमने करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखे हैं कि उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं. इसके अलावा कंप्यूटर जो होता है उसमें रिलायबिलिटी भी होती है. रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी का मतलब कि
लंबे समय तक के लिए सर्वाइव कर सकता है। तो कंप्यूटर जो होता है एक रिलायबल मशीन है, और मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं उसको बनाने के लिए वो लॉन्ग लिव होते हैं, यानी लंबे समय तक के लिए सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू मेक मेंटेनेंस ईजी, और कंप्यूटर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो उनका मेंटेनेंस है, यानी उनमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो उसको सॉर्ट आउट करना आसान हो, इस तरह से उसको डिज़ाइन किया जाता है। इसके बाद ऑटोमेशन दिया गया है, ये भी इसमें क्वालिटी होती है कंप्यूटर में ऑटोमेशन की। ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि ऑटोमेटिक मशीन है, ठीक है। ऑटोमेशन इज एबिलिटी टू परफॉर्म गिवन टास्क ऑटोमेटिकली, मतलब कि ये एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी भी टास्क को ऑटोमेटिकली तरीके से परफॉर्म करने की एबिलिटी हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आई होप कि इधर तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे मूव करते हैं और देखते हैं कि इसकी डिसएडवांटेज क्या है। इसके पहले एक और पॉइंट दिया है, उसको और कवर करते हैं कि जो रिडक्शन है पेपर वर्क और कॉस्ट, उससे भी हम बच सकते हैं। ये भी इसका एडवांटेज है कि जैसे पहले हमें नोट्स बनाने होते हैं, ठीक है, तो हम पेपर में नोट्स बनाते हैं और उसको डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं, उसमें हमारा काफ़ी सारा कॉस्ट लग जाता है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो हम अपने इंफॉर्मेशन को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं, और बनाने के बाद में कम कॉस्ट में उसको उससे प्रिंटर की मदद से प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब डिसएडवांटेज के देखते हैं कि डिसएडवांटेज आखिर क्या क्या है। डिसएडवांटेज कंप्यूटर के क्या है, सबसे पहले कि नो आईक्यू, कि इसके पास में आईक्यू नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है तो इसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं होता परफॉर्म करने के लिए किसी वर्क को। जो इसको इंस्ट्रक्शन दिया गया वैसे ही वर्क करेगा, वो ये नहीं कर सकता कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है तो उसको छोड़ के और दूसरा कुछ करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जैसे हम लोग हैं, हमें जैसे घर में टास्क दिया जाता है कि आपको दुकान जाना है और कोई चीज़ लेके आनी है, तो जो चीज़ हमसे बोली गई लाने के लिए, अगर बीच रास्ते में हमें कोई व्हीकल या मान लो कार मिल गई और घर में बोला गया है कि सीधे जाना है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हमने देखा बहुत फास्ट स्पीड में कोई कार आ रही है तो हम रुक जाते हैं, वहाँ पर रुक जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर को एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया गया तो वो नहीं रुकने वाला, वो फिर सीधे ही जाएगा, ठीक है। इसलिए उसमें आईक्यू नहीं है, और हम लोग क्या है, रुक जाएंगे, वेट करेंगे कि पास हो जाए कार, ठीक है, ताकि एक्सीडेंट ना हो। तो ये आईक्यू कंप्यूटर के अंदर मिसिंग होता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि डिपेंडेंसी, जो कंप्यूटर है वो खुद से नहीं वर्क करेगा, उसको यूज़र के इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, यानी वो परफॉर्म तभी वर्क करेगा जब उसको यूज़र इंस्ट्रक्शन देगा। और यूज़र कौन, हम आप लोग। इंस्ट्रक्शन जब तक उसको देंगे तभी वो जो है अपने काम को परफॉर्म करेगा। इट इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन, ये पूरी तरह से ह्यूमन पे डिपेंडेंट होता है, फ्री वर्क नहीं कर सकता जैसे कि हम कर सकते हैं, नहीं कर सकता। इसके अलावा एनवायरनमेंट, तो कह रहा है ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सुटेबल। अब कह रहे हैं कि कंप्यूटर को वर्क करने के लिए ज़रूरी है कि वो डस्ट फ्री रहे, जहाँ पर भी हो डस्ट फ्री रहे, और सुटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, नहीं तो फिर वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या है कि अगर डस्ट भी होती है, ठीक है, सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं भी होता है तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं। जैसे हमें अगर कोई चीज़ अगर हमने देख लिया कि कोई व्यक्ति परेशान है तो हो सकता है कि हम रोने भी लगें, इमोशनल हो जाएं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर कोई इमोशंस नहीं होते, ये उसके डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। इसके बाद और आगे चलते हैं और आगे चीज़ों को समझते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है आखिर। तो देखो कंप्यूटर का यूज बिजनेस में होता है, ठीक है, ताकि हम अपने बिलिंग की कैलकुलेशंस हैं वो कर सकें, बिलिंग कर सकें, या कह सकते हो कि जितनी भी सेलिंग हो रही है हमारी उसके बारे में रिकॉर्ड्स रख सकें, तो बिजनेस में इसका यूज होता है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में तो होता ही है, अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, एटीएम मशीन, ठीक है, इन सारी चीज़ों में। और आगे देखते हैं इसके अलावा इंश्योरेंस में, एजुकेशन की फील्ड में, ओके, इन सारी जगह पे भी कंप्यूटर का यूज होता है। इसके अलावा मार्केटिंग में यूज होता है। और आगे चलेंगे हेल्थ केयर में, यानी हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज होता है। डायग्नोस्टिक सेंटर, जहाँ पर हम जांच कराने के लिए जाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर जो होता है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट में भी उसका यूज होता है। इसके अलावा लैब में, लैब डायग्नोस्टिक
सिस्टम, उसमें भी यूज होता है। पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, इसमें भी इसका यूज होता है। इसके अलावा फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पर कि ड्रग्स बनाए जाते हैं या कह सकते हो दवाएं बनाई जाती हैं, उस डिपार्टमेंट में भी इसका वर्क होता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी इसका वर्क होता है कंप्यूटर का। इसके अलावा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर तैयार करना है, इंजीनियर जो तैयार करते हैं उसमें भी वो कंप्यूटर का यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में भी होता है, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में भी होता है, मिलिट्री में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन में तो होता ही है, ईमेल सेंड करने के लिए, चैटिंग करने के लिए, जो व्हाट्सअप में चैटिंग करते हो, फेसबुक में करते हो, तो ये सब कंप्यूटर या फिर हम जैसे मोबाइल यूज करते हैं तो उसकी मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में भी चैटिंग की जा सकती है। फिर यूज़ नेट या फिर ऐप टीवी, ठीक है, टेलनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सारी चीज़ों में हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। गवर्नमेंट किन किन चीज़ों में यूज करती है, जैसे कि बजट में, सेल टैक्स डिपार्टमेंट में इसका यूज होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होता है, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ मेल फीमेल रेशियो पता लगाने के लिए होता है। बहुत सारे ऐसे इसके यूज हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद आप आगे आओगे तो इसमें कई जनरेशन कंप्यूटर की आई हैं, उनको हम देखेंगे। तो अगर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो पीरियड है वो है 1946 से लेकर 1959 तक, जिसमें कि वैक्यूम बेस्ड कंप्यूटर तैयार किए गए थे। सेकेंड जनरेशन जो थी, सेकेंड जनरेशन में आपका 1959 से लेकर 1965 तक चला सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का, जिसमें कि ट्रांजिस्टर बेस्ड बनाए गए थे ये। सो स्टूडेंट, जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आते हैं उनका पीरियड होता है 1965 से 1971 तक, और ये इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड थे, ठीक है। फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर आते हैं वो 1971 से लेके 1980 तक आते हैं, जो कि VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड थे, यानी इनमें माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया गया था। और जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आए आपके वो 1980 से लेके अभी तक के कंप्यूटर हैं, जो कि बेस्ड हैं आपके ULSI माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। तो ये तो हो गया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आगे चलते हैं। अब आपको पिक्चर देखनी है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस प्रकार के थे। तो देखो ये दिखाया गया है, ये आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का ये पिक्चर है, तो आपको ये देख लेना है, ओके। इसमें क्या क्या फीचर्स थे, फीचर्स इसके क्या क्या थे। पहला कि ये वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे, अनरिलायबल थे, ठीक है। दूसरा इसके बाद चीज़ क्या है कि सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली था, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थे, जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, स्लो आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस इनकी थी, ठीक है। ह्यूज साइज था, बहुत बड़ा साइज था, और नीड AC, यानी इनको अल्टरनेट करंट की ज़रूरत थी। इसके अलावा नॉन पोर्टेबल थे, कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसमें लगती थी। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में देख लेते हैं। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की आप पिक्चर देख सकते हो, ये आपका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या क्या थे। सबसे पहला फीचर्स का था कि इसमें ट्रांजिस्टर यूज हुए थे, रिलायबल था, थोड़ा सा रिलायबल था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अगर कंपेयर करें तो। इसके अलावा इसका स्मॉलर साइज़ था एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसके बाद जनरेटेड लेस हीट, ये थोड़ा सा कम हीट जनरेट करते थे फर्स्ट लेवल कंप्यूटर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। और ये थोड़ी सी कम इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा, थोड़ा सा फास्ट वर्क करते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से, थोड़े से कम कॉस्टली थे, AC रिक्वायर्ड इसमें भी था, अल्टरनेट करंट। देन इसके बाद सपोर्ट मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो ये उस जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से कंप्यूटर थे उस जनरेशन के। थर्ड जनरेशन में ये आपका कंप्यूटर है, आप देखो ये पिक्चर है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। इसके फीचर्स थे कि इसके अंदर IC यूज हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, रिलायबल ज़्यादा थे पहले दोनों जनरेशन से, स्मॉलर साइज़ था,
कम हीट जनरेट करते थे, फास्टर वर्क करते थे, मेंटेनेंस आसान था, कॉस्टली थे, एसी चाहिए था इनको भी, और इसके बाद कंज्यूम लेसर इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता था, और हायर लेवल लैंग्वेज इसमें यूज करता था, सपोर्ट करता था। और उसके कुछ एग्जांपल है उस लेवल जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं, ये आप देख लो, IBM 360 सीरीज, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, ये आपको याद रखने हैं। 4th जनरेशन कंप्यूटर में अगर आपको दिखाएं तो ये आपका 4th जनरेशन कंप्यूटर है, और 4th जनरेशन कंप्यूटर की जो फीचर्स थे कि VLSI टेक्नोलॉजी पे बेस्ड थे, चीप थे, पोर्टेबल और रिलायबल थे, और यूज ऑफ PCs इनमें PCs के रूप में यूज होता था, बहुत ही छोटा साइज़ था थोड़ा सा, और पाइपलाइन इसमें प्रोसेसिंग होती थी, इसमें AC की रिक्वायरमेंट नहीं थी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट इसमें आ चुका था, ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ फील्ड ऑफ नेटवर्क, इसके बाद कंप्यूटर बिकम वेरी अवेलेबल। तो इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे DEC 10 वो उस जनरेशन के कंप्यूटर का एक एग्जांपल है, और भी दिए हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद 5th जनरेशन कंप्यूटर, ये आज के कंप्यूटर हैं जो आप देख रहे हो, 1980 से लेके आज तक के जो चल रहे हैं वो हैं, जिनमें से कि रोबोटिक्स हो चुके हैं, न्यूट्रल नेटवर्क हो चुका है, गेमिंग आ चुकी है, डेवलपमेंट हो चुका है, एक्सटर्नल सिस्टम टू मेक डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशन, ये सारे डेवलपमेंट उसके अंदर हो चुके हैं। ULSI टेक्नोलॉजी का इसमें यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें यूज हो रहा है, ऐसे बहुत सारे इसके फीचर्स हैं जो आपको देख लेने हैं इसमें। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण किया गया, जैसे डेस्कटॉप का, लैपटॉप का, नोटबुक का, अल्ट्राबुक का, क्रोमबुक का, ठीक है, ये इस जनरेशन के कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। बाकी का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।